मायावती ने जहां आज से चुनावी रैली की शुरुआत कर दी है और सियासी ताल ठोक दी है, तो वहीं उन्हें अपने ही घर में बड़ा झटका भी लगा है। एक एक कर बीएसपी के कई सांसदों का पार्टी से मोहभंग हो गया और अब इसमें नया नाम बीएसपी सांसद मलूक नागर का जुड़ गया है। बीएसपी सांसदों का मायावती से मोहभंग हो गया है। अब तक 5 सांसदों ने मायावती का साथ छोड़ दिया है। इन 5 सांसदों में रितेश पांडे, संगीता आजाद बीजेपी में आए, कुंवर दानिश अली कांग्रेस में चले गए। अफजाल अंसारी को एसपी ने टिकट दिया है। अब मलूक नागर आरएलडी में शामिल हो गए हैं और इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र के नागपुर से मायावती ने चुनावी शंखनाद किया है। नागपुर के बाद 14 अप्रैल से मायावती यूपी में प्रचार करेंगी। 14 अप्रैल को मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में मायावती की जनसभा होगी। मायावती जहां चुनावी समर में ताल ठोक रही है, वहीं उन्हें घर में ही बड़ा झटका लग गया है। बिजनौर से सांसद मलूक नागर बीएसपी छोड़कर आरएलडी में शामिल हो गए हैं। पिछले दिनों 2022 में पहली बार ऐसा हुआ 39 साल में, जब हम एमएलए नहीं लड़े। अब 2024 में एमपी भी नहीं लड़े। और तो और जो स्टार प्रचारक हमारे लोकसभा में दसियों लोग जो हमारे बिल्कुल मिलने को भी ऐसे लगते थे यार सांसद जी के साथ है, उनको स्टार प्रचारक बनाया। तो घर में बैठ मैं भी नहीं लड़ रहा कोई बात। घर में बैठ करके देश के लिए काम ना करें तो वो ठीक नहीं था। बीएसपी से टिकट नहीं मिलने पर नाराज मलूक नागर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। जहां मलूक नागर ने इसे घर वापसी बताया, तो जयंत चौधरी ने मलूक नागर को जमीनी नेता बताया। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि शुभ अवसर पर एक जमीनी नेता और उनका परिवार, सह परिवार, लोकदल परिवार में आज शामिल हो रहे हैं। किसानों के बीच इनकी बैठ रही है और हर एक व्यक्ति अपनी जवानी याद करना चाहता है। तो मैं याद दिलाता हूँ कि मलूक जी भी हमारे यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कभी रहे, जब मैं भी यंग था और ये भी 2005 में। पार्टी छोड़ने से पहले सांसद मलूक नागर ने 2 पेज की चिट्ठी भी लिखी, जिसमें लिखा कि हमारा परिवार पिछले 39 साल से राजनीति में है। परिवार से कई बार एमएलसी, एमएलए, एमपी भी रहे। यूपी में मंत्री, देश में सांसद बनते आ रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें उपेक्षा मिली। विधायक भी नहीं लड़ पाए, सांसद भी नहीं लड़ पाए। मलूक नागर ने साल 2006 में बीएसपी ज्वाइन की थी। मायावती ने 2009 में मेरठ और 2014 में बिजनौर से उम्मीदवार बनाया, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2019 से बीएसपी और एसपी के गठबंधन में बिजनौर से मलूक नागर ने जीत दर्ज की थी। बीएसपी से अब तक कई सांसद पार्टी छोड़ चुके हैं। अंबेडकर नगर से सांसद रितेश पांडे, लालगंज से पहली बार सांसद बनी संगीता आजाद, गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी, रितेश पांडे और संगीता आजाद बीजेपी में शामिल हो गए। कुंवर दानिश अली अब कांग्रेस में चले गए हैं। वहीं अफजाल अंसारी को एसपी ने गाजीपुर से टिकट दिया है। अब मलूक नागर ने भी आरएलडी का दामन थामा। मलूक नागर को पीडीए नहीं, एनडीए का कुनबा पसंद आया। बुलंदशहर में चुनावी प्रचार के दौरान आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने एसपी पर निशाना साधा और कहा कि साइकिल फिसल रही है, कमल को पानी मिल रहा है। लोकसभा चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत होगी। नल के पानी से कमल खिलेगा, साइकिल फिसली है। दोहराना चाह रहे हो? पूरी बता दीजिए। बीएसपी के लिए मलूक नागर का जाना न सिर्फ एक राजनीतिक बल्कि एक आर्थिक झटका भी होगा, क्योंकि मलूक नागर पश्चिमी यूपी के सबसे करोड़पति सांसद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड के ऋषिकेश में पीएम मोदी की विशाल रैली हुई, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। जनसभा में पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और जनता से एक बार फिर से देवभूमि में पंच कमल खिलाने की अपील की। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी करारा प्रहार किया। कहा, हम भ्रष्टाचार को मिटा रहे हैं, कांग्रेस भ्रष्टाचारियों को बचा रही है। कांग्रेस विकास नहीं, विरासत के बारे में सोचती है। मोदी सरकार ने कांग्रेस की लूट पूरी तरीके से बंद कर दी, ये भी कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। वहीं कांग्रेस ने भगवान राम का अपमान किया, ये जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया। और उत्तराखंड में बुनियादी सुविधाओं का विकास हुआ है, यानी कि बीते 10 सालों में अपनी सरकार के दौरान उन्होंने क्या काम किए वो भी गिनाया। चलिए इसी पर आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं।
उत्तराखंड के ऋषिकेश में पीएम मोदी ने रैली की। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि बीजेपी सरकार में देश और उत्तराखंड का तेजी से विकास हो रहा है। आने वाले समय में विकास के काम में और तेजी आएगी। पीएम मोदी ने राम मंदिर को लेकर भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने मां गंगा के अस्तित्व पर भी सवाल उठाए थे। उत्तराखंड की पहचान ब्रह्म कमल से है। इस बार भी यहाँ पंचकमल खिलने चाहिए। आपको भूलना नहीं है, ये वही कांग्रेस है जो कहती रही है कि हर की पौड़ी में वो मां गंगा के किनारे पर हर की पौड़ी नहीं है। ये क्या कहते हैं, एक नहर के किनारे बसी है। अब ये गंगा जी के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं। इन्हें उत्तराखंड के लोग सबक सिखा करके रहेंगे। साथियों, ये हमारा उत्तराखंड की पहचान ब्रह्म कमल से जुड़ी हुई है। ये धरती ब्रह्म कमल की धरती है और इसलिए इस बार भी यहां पूरी शान से पंचकमल खिलने चाहिए। खिलेंगे, पांचों कमल खिलेंगे। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज सरकार की पहल से किसानों के खातों में 2600 करोड़ से ज्यादा उनके खातों में जमा हो गए, लेकिन कांग्रेस रहती तो सब कुछ लुट गया होता। कांग्रेस की सरकार होती तो ये सब कुछ लूट जाता। ये लूट मोदी ने बंद की है और इसलिए मोदी पर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। वहीं इससे पहले पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से हरिद्वार और ऋषिकेश को मिलाकर गंगा कॉरिडोर बनाने का संकल्प लिया गया है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल निर्माण काफी तेजी से चल रहा है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इसी योग नगरी और हरिद्वार को मिलाकर हम आने वाले समय में जो हमने यहाँ ऋषिकेश और हरिद्वार को मिलाकर गंगा कॉरिडोर बनाने का संकल्प लिया है, वहीं दूसरी ओर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहाड़ पर रेल पहुंचने का सपना इसी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक के लिए बहुत तेजी से काम हो रहा है। हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आप सबकी तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब बड़े बड़े G20 जैसे कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम हुआ करते थे तो वो केवल कुछ ही स्थानों पर होते थे, बड़े बड़े शहरों में होकर समाप्त हो जाया करते थे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत के अंदर छोटे छोटे स्थानों पर G20 के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनका आतिथ्य और स्वागत और उनको भारत की संस्कृति और सामर्थ्य से परिचित करवाने का काम किया। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने लोगों से अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर उनका समर्थन भी मांगा। इस दौरान पीएम मोदी ने जनता को अपना एक काम सौंपा। उन्होंने कहा कि नवरात्रि चल रही है, रामनवमी आने वाली है, गांव-गांव जाकर सभी देवताओं के सामने मेरी ओर से माथा नवाना है। मेरा एक काम करोगे, गांव-गांव जाकर के सभी देवताओं के सामने मेरी तरफ से माथा नमा करके प्रणाम करना है। करोगे? पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस विकास और विरासत दोनों की विरोधी है। कांग्रेस ने प्रभु राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए, राम मंदिर का विरोध किया, जितने अड़ंगे डालने थे डाले। इसके बाद भी राम मंदिर निर्माण करने वालों ने कांग्रेस के सभी गुनाहों को माफ कर दिया और उन्हें प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया, लेकिन कांग्रेस ने उसका भी बहिष्कार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुजफ्फरनगर लोकसभा प्रत्याशी संजीव बालियान और पूर्व विधायक संजीव सोम के बीच जुबानी जंग जारी है। बयानबाजी से लेकर अब बात मतभेद तक पहुंच गई है। हालांकि संजीव बालियान का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन बात यही है कि अचानक सियासी चर्चा में कैसे आई मुजफ्फरनगर सीट। सियासी चर्चा में कैसे आई हम आपको समझाते हैं। मुजफ्फरनगर सीट को लेकर बात यह कही जा रही है कि सरधना मुजफ्फरनगर से बीजेपी के प्रत्याशी संजीव बालियान और पूर्व बीजेपी विधायक संजीव सोम के बीच मतभेद की खबरें सामने आ रही हैं।
सरधना चौबीसी की भागीदारी पर बयानबाजी हुई। आपसी बयानबाजी ने सियासी टेंशन बढ़ा दी और इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के लिए दोहरे मोर्चे पर लड़ाई जारी है। सरधना से बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच मनमुटाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। सीएम योगी की मध्यस्थता के बावजूद दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। कल मुजफ्फरनगर में जनसभा के दौरान सीएम योगी ने मंच पर अलग अलग नेताओं को बुलाकर उनसे बातचीत की। इसी कड़ी में मंच पर बैठते ही अपने बगल की कुर्सी पर पहले संगीत सोम को बुलाया और चुनाव को लेकर चर्चा की। उसके बाद संगीत सोम चले गए, फिर दूसरे नेताओं को बुलाकर उनसे चुनाव को लेकर बातचीत की। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने बीते दिनों अपने भाषण में शिखंडी शब्द का इस्तेमाल किया था। उनसे खास बातचीत में उन्होंने बताया कि शब्द को इस्तेमाल करने का उनका मकसद क्या था। प्लानिंग थी पूरी, कोई ना कोई तो होगा। तो शिखंडी है जो पीछे से वार करता है, अगर किसी को वार करना था तो सामने से करो। और इस तरह की घटनाएं पश्चिम उत्तर प्रदेश में कभी हुई नहीं। हम बंगाल में तो सुनते आए, कभी बिहार में सुनते आए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकली इस तरह की घटनाएं हुई नहीं। तो उसी तरह से शिखंडी नाम सामने निकल कर आ गया। इस बीच संजीव बालियान की जीत के दावे वाले सवाल पर सरधना से बीजेपी के पूर्व विधायक रहे संगीत सोम ने ऐसा बयान दिया जो चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने कहा कि बालियान की जीत के दावे के सवाल का जवाब उन्हीं से पूछिए, वो ज्यादा बेहतर बताएंगे। धुआंधार प्रचार चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का और विपक्ष सन्नाटे में है। अभी तक कहीं अखिलेश यादव की रैली नहीं हुई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मायावती जी की कोई रैली नहीं हुई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो ये इतना सन्नाटा क्यों है? अब जब कहीं कुछ है ही नहीं तो क्या करेगा कोई? कहीं कुछ नहीं है, सब भारतीय जनता पार्टी। संजीव बालियान जीतने वाले हैं भारी मतों से इस सीट से, ये संजीव बालियान जी बताएंगे। सरधना का ठाकुर चौबीसी यानी क्षत्रिय बहुल 24 गांव अचानक से राजनीतिक फलक पर उभर कर आया है। माना जा रहा है कि क्षत्रियों को राजनीतिक भागीदारी कम मिलने के पीछे जो आक्रोश इधर उधर पनपा है उसका केंद्र सरधना ही है। संजीव बालियान का मानना है कि राजनीति में मतभेद होते हैं, उन्हें दूर भी किया जाता है। चौबीसी बीजेपी का गढ़ है। 2019 में सांसद बनवाने में चौबीसी का बड़ा रोल था। समाज बहुत बड़ा है, इसलिए कुछ लोग सबका फैसला नहीं ले सकते। वाला गढ़ और मीटिंग हुई थी। मतभेद आपस में राजनीतिक जीवन में का एक अंग है। अगर ईमानदारी से स्वीकार करो तो मतभेद होते हैं, मतभेद दूर होते हैं। कई बार कुछ ऐसी बात ही होती है कि शीर्ष नेता तो बैठता है और बात समाप्त करता है। वैसे चौबीसी भाजपा का गढ़ है और मुझे 2019 में सांसद बनवाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका चौबीसी की थी। तो हो सकता है कुछ लोग नाराज हो सकता है कुछ लोग चुनाव तक मान जाए, मोदी जी और योगी जी के नाम पर मान जाए, लेकिन सबका फैसला कुछ लोग नहीं ले सकते। मुजफ्फरनगर की लोकसभा सीट की धुरी अब सरधना बन गया है। मेरठ का ये विधानसभा क्षेत्र लोकसभा की परिसीमन से मुजफ्फरनगर सीट का हिस्सा बना, जो प्रदेश में अब संजीव बालियान और पूर्व विधायक संगीत सोम के बीच मतभेद के कारण चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना यह है कि ये सियासी मतभेद तक ही रहता है या मनभेद बन जाता है। उमेश श्रीवास्तव के साथ न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी डिंपल यादव अपने इलाके में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। उन्होंने बीजेपी सरकार पर कई मुद्दों को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि महंगाई, किसानों की बदहाली समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर वो लोगों के बीच जा रही हैं। डिंपल यादव ने दावा किया कि इन मुद्दों पर जनता का समर्थन उनको मिल रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सभी राज्यों में बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल रही है विपक्ष से। इस वक्त हमारे साथ मैनपुरी की लोकप्रिय सांसद डिंपल यादव जी मौजूद है, जिनसे हम बात करेंगे। मैम, चुनाव शुरू हो गया है, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? मैं समझती हूँ कि जो मुद्दे हैं वो जनता समझ रही है क्या मुद्दे हैं। जहाँ भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, रोजगार भी बहुत बड़ा एक मुद्दा है, महिला सुरक्षा मुद्दा है, किसानों की बदहाली मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है। इस बीच बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें वो जीतेगी और पूरे देश में बात करें तो 400 पार का दावा किया जा रहा है। मैं समझती हूँ सभी इंडिया जो गठबंधन है,
साथ में जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं हर स्टेट में वो कड़ा मुकाबला दे रही हैं भाजपा को, और कहीं ना कहीं भाजपा, भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है इस बात को, घबराई हुई है। अब मैम, आप न सिर्फ मैनपुरी बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश पर नजर बनाए हुए हैं, क्या लगता है मैम कि क्या कहाँ पर चूक हो रही विपक्ष से जो बीजेपी को मात नहीं दे पा रहा? आप देख लेंगे कि विपक्ष से चूक तो नहीं हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकार है वो किस तरह सीबीआई का और ईडी का प्रयोग कर रही है, और हमने देखा और पूरे देश ने देखा कि किस तरह का भ्रष्टाचार बॉन्ड्स के माध्यम से किया गया है, और पूरी पार्टी एक्सपोज्ड है अभी इस टाइम पे। दो मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा गया और लगातार क्या डराने या धमकाने का प्रयास किया जा रहा है? ये इंडिकेशन है, और हम सबको समझना होगा, पूरे देश को ये बात समझनी होगी कि यही मौका है जब वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें और सही दिशा में प्रयोग करें। और मैं समझती हूँ काफी लोग जो एकदम खुल के सामने नहीं आ रहे हैं वो भी भाजपा के अगेंस्ट में कह रहे हैं कि वोट करेंगे। मैम, आपका और समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का एक गठबंधन हुआ है, इंडिया गठबंधन, क्या लगता है कितना असर होगा इस बार? समाजवादी पार्टी ने अपनी भूमिका बहुत बखूबी निभाई है गठबंधन करने में। जब लोग कह रहे थे और जब भाजपा वाले भी कह रहे थे गठबंधन नहीं होगा, तो मैं इसके लिए पूरा श्रेय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देना चाहूंगी कि जब उत्तर प्रदेश पे गठबंधन हुआ, फिर अन्य प्रदेशों में भी गठबंधन की एक तरह से कड़ियां जुड़ने लगी, तो गठबंधन मजबूत है और सब अपना काम अगर ठीक से करेंगे तो भाजपा को हराना बहुत मुश्किल नहीं होगा। क्या उम्मीद जताई जाए कि जल्दी आप लोगों की संयुक्त रैलियां होंगी? सब लोग अपने क्षेत्र में पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। एक अंतिम सवाल मैम, कि क्या नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी टिकट बांटने में कुछ देर कर रही है, या टिकट करने का क्या कारण? नहीं, देरी नहीं हो रही। आप देखेंगे कि भाजपा वालों के भी टिकट और सभी पार्टियां एकदम एंड मोमेंट में आके इस बार टिकट वितरण हो रहा है, क्योंकि बहुत सोच समझ के चुनाव लड़ने वाला चुनाव है, तो इसमें मैं नहीं समझती कोई गलत बात है। पर्यटन मंत्री जयवीर को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है, कितनी बड़ी चुनौती होगा? मैं समझती हूँ पूरा मैनपुरी क्षेत्र उन्हें जानता है, और आप देखेंगे कि लोग किस तरह वोट डालेंगे, आपको समझ आएगा बाद में। और चलिए आपको आज की एक दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं जो लखनऊ से आई है। ऐशबाग ईदगाह में आयोजित एक कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय एक साथ नजर आए। अब आप कहेंगे कि लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों का गठबंधन है, तो ऐसे में दोनों का एक दूसरे के साथ नजर आना स्वाभाविक ही है। बात सही भी है, लेकिन समय चक्र को 6 महीने पीछे लेकर जाएंगे तो आपको दोनों का एक साथ नजर आना अस्वाभाविक लगेगा। क्यों, वो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले आज की तस्वीर को एक्सप्लेन कर देते हैं। आज मीडिया वालों से बात करते हुए अखिलेश यादव देश और प्रदेशवासियों को ईद की मुबारकबाद दे रहे थे। उनके आसपास कई नेता मौजूद थे। अचानक से नेताओं के बीच कुछ चहलकदमी होती है और फिर पीछे से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय निकल कर आते हैं और अखिलेश यादव के बाईं ओर आकर सेट हो जाते हैं। चलिए अब आपको अखिलेश यादव का 6 महीने पहले का वो बयान सुनाते हैं जो उन्होंने मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान दिया था। नेता के बारे में बात कर रहे हो आप? ये कांग्रेस के कौन नेता है? उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है, न वो पटना की मीटिंग में थे, न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो? गठबंधन के बारे में उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। साधारण सा आदमी हूं, मेरे लिए कोई शब्द भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं कार्यकर्ता हूं, कांग्रेस का छोटा सा कार्यकर्ता हूं और कांग्रेस के लिए काम करता हूं। अब उनके भाई मेरे लिए जो भी उनके मन में शब्द हो या जो बातें वो करें, मैं उसको स्वीकार करता हूं। पर इतना ही हाथ जोड़कर कहूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो आपको मध्य प्रदेश में कांग्रेस का समर्थन करिए। मुझे जो भी गाली देनी है आप मुझे गाली दे दीजिए, पर भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस का समर्थन करिए। आप भाजपा को चुनाव हराइए, और मुझे जो भी आप कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मैं तो यही कहूंगा कि उनको बहुत प्यार पूर्वक, आराम से, बहुत ही धैर्य के साथ, जैसे हम लोगों ने घोसी में सहयोग किया उसी प्रकार उनको मध्य प्रदेश में सहयोग करना चाहिए और कांग्रेस को वहां मदद करिए। और आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, तो भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का समर्थन करिए, साथ दीजिए।
तो ये आरोप प्रत्यारोप 6 महीने पुराने के हैं। ताजा तस्वीर हमने आपको दिखा दी कि अब दोनों एक ही फ्रेम में नजर आ रहे हैं, यानी कि जिन नेता को अखिलेश यादव ने चिरकुट कहा था और उन्होंने भी पलटवार किया था, आज दोनों एक ही फ्रेम में साथ साथ नजर आए। बताने की कोशिश हो रही कि ऑल इज वेल। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।